नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के तहत 3 अगस्त 2022 को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसमें मैंने स्टाफ नर्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके के सवाल इसमें मैंने आप पे कवर किए। देख सकते हैं पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप सभी लोग एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का 3 अगस्त के दिन आप लोग एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, तो ये सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच करके ज़रूर जाना। और इन पार्ट्स की सारी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लें, काफ़ी हेल्प आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स, हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पोर्शन है वो स्टाफ नर्स का रहेगा। नर्सिंग के सवाल इसमें आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो डायरेक्टली पहले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड किया, पूछ लिया गया, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड। तो आप लोगों से पूछा जा रहा, प्रोटीन किस सरल रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को याद रखना है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ये आप लोग जो है इसको याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, विच प्राइमरी केमिकल मीडिएटर इज़ नॉट रिलीज ड्यूरिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि कौन सा केमिकल मीडिएटर है जो कि दोस्तों रिलीज़ नहीं होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। तो दोस्तों, कौन सा यहाँ पे देखिए फैक्टर है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो आप सभी लोग इस टर्म को आप लोग याद रखें। अगले सवाल की ओर यहाँ पे दोस्तों बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया है, KMC शुड बी प्रोवाइडेड बाय मदर फॉर एट लीस्ट हाउ मैनी आवर्स इन वन सिटिंग। तो इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, माँ द्वारा एक बार में कितनी देर के लिए बच्चे को KMC कंगारू मदर केयर प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कितनी देर में की जानी चाहिए, तो 1 घंटा। तो 1 आवर जो है आप सभी लोग इसको याद रखें, 1 घंटे में ये दे देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया है, हेलुसिनेशन और रॉन्ग परसेप्शन में अकर विद। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया, गलत तरीके का बोध हो सकता है और ये किस माध्यम से हो सकता है, एब्सेंस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। तो ये आप लोगों को इस टर्म को आप लोग याद रखें। और सेंसरी जो रहते हैं, सेंसरी स्टिमुलाई जो रहते हैं, इसकी अनुपस्थिति में, इसके एब्सेंस में। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन सा नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, आयरन। तो ये आप सभी लोग इसको याद रखें। अगला सवाल दोस्तों पूछ लिया गया, PSCs अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन विच इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। तो आप लोगों को बताना है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं, तो ये इसकी कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको जो है समिति का नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए, भोर कमेटी। तो भोर समिति इसका यहाँ पे आंसर है। और भोर कमेटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से संबंधित है भारत में। अब दोस्तों उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन का आप लोगों से फंक्शन पूछ लिया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है, टू प्रिवेंट एनीमिया बाय फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया को रोकथाम के लिए और हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए तो आयरन जो है ये इस्तेमाल होता है और आयरन का ये फंक्शन भी है। अब दोस्तों इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया, हु इज़ नोन एज मॉडर्न एपिडेमोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन की हिस्ट्री में मॉडर्न एपिडेमोलॉजिस्ट जो है कौन है। तो दोस्तों देखिए, जॉन स्नो जो है, आप सभी लोग इसको याद रखना है। ये नाम आप लोग जो है साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, द मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम। तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट का नाम बताना है और जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एक सेल का, सेल वॉल का, और ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आप सभी लोग इसको याद रखें,
और ये एक तरीके का कंपोनेंट भी रहता है। इसके बाद पूछ लिया गया व्हाट हेल्प्स टू सी कलर, मीन्स कलर्स को देखने के लिए क्या मदद यहाँ पे करता है। तो दोस्तों कॉन्स इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, CONS। तो ये टर्म आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग द डिसीज़ व्हेन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। तो आप लोगों से पूछ लिया गया है टेस्ट पॉजिटिव आने पर किसी व्यक्ति को बीमारी होने की प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। तो आप सभी लोग इस टर्म को याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है अथॉरिटी मीन्स। तो अथॉरिटी का मतलब क्या है, राइट टू कमांड। तो जो है आप सभी लोग उसको एज इट इज़ ऐसे का ऐसे याद रख लें। इसके बाद अगला सवाल है द हॉस्पिटल्स इन विच एट पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज आर एडमिटेड इज कॉल्ड। तो दोस्तों कोई पर्सन जो है या फिर कोई रोगी जो है ग्रस्त है, मीन्स सफरिंग है कम्युनिकेबल डिसीजेस के, और इसको किस तरीके के हॉस्पिटल में एडमिट यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों इसको आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाएगा। तो आइसोलेशन हॉस्पिटल इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है इन्फेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो फेलोपियन ट्यूब का जो इन्फेक्शन है इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए सेल्पिंगिटिस इसको यहाँ पे बोला जाता है। इससे पहले वाले वीडियोस में भी इसी से संबंधित कुछ हम लोग यहाँ पे सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें दोस्तों इन्फ्लामेशन के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे दोस्तों इन्फेक्शन। तो दोस्तों बात यहाँ पे एक ही है और आप सभी लोग ये टर्म का नाम याद रखें। और अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड विद प्लेजर सीकिंग। तो आप लोगों से इसमें पूछ लिया गया कौन सा व्यक्तित्व संरचना सुख चाहने से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए ID मीन्स ID का मतलब क्या होता है हिंदी, पहचान। तो पहचान इसका यहाँ पे आंसर है ID, इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद पूछ लिया गया है हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी के जनक कौन है। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है इसका यहाँ पे आंसर है, और इनका नाम आप लोग जो है याद रखेंगे, ये वैज्ञानिक रहे। अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछ लिया गया है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इन अ साइकिल इन अ फीमेल इज कॉल्ड। तो दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया एक महिला में पहली माहवारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मीनार किसको यहाँ पे बोलते हैं, और ये टर्म आप लोग जो है इसको याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट आर द टू होल्स ऑन द नोज कॉल्ड। तो दोस्तों नोज मीन्स नाक के दो छिद्र जो होते हैं, और इन दोनों छिद्र को क्या बोला जाता है। तो नॉस्ट्रिल्स इनको यहाँ पे बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल वर्ड आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद डिफिशियंसी इन विटामिन डी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़, कौन सी बीमारी यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों रिकेट। तो रिकेट जो है इसका आंसर यह रहेगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में यहाँ पे रिकेट हो जाता है। और बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद मीन्स ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये स्टाफिंग से जुड़ा हुआ है, और स्टाफिंग का मतलब दोस्तों हम लोग कह सकते हैं भर्ती करवाने से, नए स्टाफ को भर्ती करवाने से। इसके बाद अगला सवाल है द विंड पाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए। तो विंड पाइप को और क्या बोला जाता है। तो विंड पाइप को ट्रैकिया भी दोस्तों इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो आप लोग इस टर्म को भी याद रखें। इसके बाद व्हाट कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी। तो क्या कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से। तो दोस्तों इन्फेंडिबुलम। तो इन्फेंडिबुलम जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आप सभी लोग इस नाम को याद रखें। तो दोस्तों नर्सिंग के कुछ सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। नर्सिंग के 80 सवाल आप लोगों के पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। बाकी के जो आप लोगों के सवाल हैं रीजनिंग और जो आपका यहाँ पे जीके का पोर्शन रहेगा, तो 20 सवाल इसमें आप लोगों के पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगला जो सवाल हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के। तो डायरेक्टली मैं आपको उन सवालों की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ सवाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। तो कौन कौन से सवाल आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जो मैंने इसमें यहाँ पे कवर किए हैं। देखिए आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप इज़ हेल्ड। तो फीफा जो वर्ल्ड कप होता है तो ये कितने साल में आयोजित कराया जाता है। तो दोस्तों देखिए फीफा वर्ल्ड कप, सबसे पहले तो फीफा का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है, और फीफा का जो वर्ल्ड कप है
4 साल में यह आयोजित यहाँ पे कराया जाता है। तो 4 ईयर इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, हु वन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। तो पहला T20 वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता था? और दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है इंडिया 2007। तो भारत ने 2007 में इसको जीता था। तो आप सभी लोग उसका याद रखें, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है जो कि T20 यहाँ पे रहता है। तो आप सभी लोग को इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछ लिया गया है, हु इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख की उपाधि किसको दी गई थी, और या फिर हम लोग कहें फ्लाइंग सिख किसको बोला जाता है? तो दोस्तों देखिए मिल्खा सिंह जो है इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे रहने वाला है। मिल्खा सिंह इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, वेयर इज़ द फेमस बॉक्सर मैरी कॉम फ्रॉम। तो जो फेमस जो मुक्केबाज है मैरी कॉम, ये कौन से शहर से या फिर हम लोग कहें कौन सी जगह से संबंधित है? तो दोस्तों ये देखिए मणिपुर के रहने वाली हैं, और आप सभी लोग इसका नाम आप लोग जो है याद रखें। मैरी कॉम जो है बॉक्सर है और ये मणिपुर से आती हैं। इसके बाद अगला सवाल है, विच स्पोर्ट डज रॉजर फेडरर प्ले। तो रॉजर फेडरर जो है कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल से ये संबंधित है? तो दोस्तों देखिए टेनिस इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, और आप सभी को ये याद रखना है रॉजर फेडरर जो है टेनिस खेल से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। इसका बाद दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है पूछ लिया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस। तो मैराथन जो दौड़ होती है, मैराथन जो रेस होती है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों देखिए किलोमीटर्स में बात करें तो देखिए 42.195 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, लगभग 26 मील 385 यार्ड। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक गेम्स। तो 2028 के जो ओलंपिक्स के जो गेम होंगे कौन सी सिटी मेज़बानी करेगी? तो दोस्तों देखिए लॉस एंजलिस जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए एक और सवाल है पूछ लिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू विच फील्ड। तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कौन सी क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड है स्पोर्ट्स यहाँ पे क्षेत्र में दिया जाता है। खेल जगत में ये अवार्ड यहाँ पे प्रसिद्ध है और खेल जगत में ये दिया जाता है। इसके बाद विच इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न है, और भारत रत्न दिए जाते हैं। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पे ये रहेगा। आप लोगों को ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों पूछ लिया गया, विच इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो सिविलियन ऑनर यहाँ पे कौन सा है? दोस्तों देखिए इससे पहले आपसे पदक पूछा गया था, अब यहाँ पे ऑनर मीन्स सम्मान आप लोगों से पूछ लिया गया। तो देखिए पद्म विभूषण जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यहाँ पे पद्म विभूषण यहाँ पे होता है। आप सभी लोग दोनों को यहाँ पे याद रखें, भारत रत्न और पद्म विभूषण। तो ये आप लोगों को ईजिली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो अर्जुन अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन जो अवार्ड है ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को ये दिया जाता है। तो ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो यही हम लोगों से पूछा गया था, फील्ड मीन्स कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी स्पोर्ट्स से यहाँ पे संबंधित रहेगा अर्जुन अवार्ड। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया है, कालिदास सम्मान अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों कौन से राज्य की सरकार या फिर हम लोग कहें स्टेट गवर्नमेंट कालिदास सम्मान को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट करती है या फिर देती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार जो है कालिदास सम्मान को ये प्रेजेंट करती है, और आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला एक और यहाँ पे सवाल है, तानसेन अवार्ड इज़ गिवन टू विच फील्ड। तो तानसेन के जो अवार्ड है, तानसेन जो अवार्ड है, तो दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये म्यूज़िक के क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाता, संगीत के क्षेत्र में इसको यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों विच अवार्ड इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। तो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ऊँचा अवार्ड दोस्तों भारत में कौन सा है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा अवार्ड यहाँ पे माना जाता है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
इसके बाद दोस्तों कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जैसे कि देखिए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन से हैं? तो देखिए परमेश्वरन अय्यर। तो दोस्तों ये आप जो है इसका नाम आप लोग याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, परमेश्वरन अय्यर। तो ये नीति आयोग के CEO हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, डॉक्टर मनिक साहा हैज़ बिकम द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो कौन से राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मनिक साहा? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य के बने। तो आप सभी लोग इसका नाम याद रखें। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत के कौन से बने, या फिर हम लोग कहें मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी। तो दोस्तों देखिए राजीव कुमार इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, और ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के राजीव कुमार। इसके बाद कुछ यहाँ पे मैंने डेट्स यहाँ पे कवर की हैं, जैसे कि देखिए आप लोगों को यहाँ पे बताना है नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे मीन्स राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को इसको ये मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी के बाद वर्ल्ड मलेरिया डे। तो मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे डेट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, तो इन डेट्स को भी आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट। तो हैदराबाद इसका आंसर है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है हैदराबाद में। इसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जो है NDRI जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च यहाँ पे जो संस्था है, तो दोस्तों कहाँ पे ये संबंधित है, कहाँ पे है ये? तो करनाल में है। तो करनाल इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ सवाल रीजनिंग के भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ GK और करंट अफेयर के सवाल ऑलरेडी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, और कुछ यहाँ पे देखिए रीजनिंग के सवाल भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो आप लोग यहाँ पे इन सवालों के जवाब भी देख लें। तो दोस्तों देखिए पहला सवाल आप लोगों से जो रीजनिंग का इसमें यहाँ पे जो कवर किया, बुक का संबंध दोस्तों कवर से है, तो पेंटिंग का संबंध किससे रहेगा? तो आप लोगों को बताना है क्या ये एग्जाम्पल होगा, क्या ये वॉल होगा, क्या ये कलर होगा, क्या ये फ्रेम होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कोशिश करें कि आंसर इसका क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D रहेगा, फ्रेम। क्योंकि दोस्तों देखिए जो प्रोटेक्ट किया जो किताब है कवर के माध्यम से यहाँ पे प्रोटेक्ट होती है, और पेंटिंग दोस्तों देखिए किसके माध्यम से प्रोटेक्ट होगी? तो पेंटिंग जो है फ्रेम के माध्यम से प्रोटेक्ट होगी। सीधी सी भाषा में भी मैं आपको इसमें यहाँ पे समझा सकता हूँ, जैसे कि देखिए बुक को कौन यहाँ पे बचाता है कटने फटने से? तो दोस्तों देखिए कवर बचाता है। यदि हम लोग कवर चढ़ा लेते हैं तो बुक यहाँ पे एक तरीके से बच जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। और या फिर दोस्तों देखिए ऐसे कि पेंटिंग को यहाँ पे टूटने या फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? तो फ्रेम। तो इससे भी आप लोग जो है लॉजिक निकाल सकते हैं, और इसका आंसर ऑप्शन D यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे कि देखिए अस्थमा का संबंध लंग्स से है, तो ये ऑर्गन से है। तो कंजंक्टिवाइटिस का संबंध किससे यहाँ पे रहेगा? तो क्वेश्चन मार्क में जल्दी बता दें कौन सा ऑप्शन इसमें यहाँ पे फिट बैठेगा। बोन्स मीन्स हड्डियाँ, टीथ मीन्स दांत, आइज मीन्स आँखें, और ब्लड मीन्स रक्त। तो जल्दी से बताएं कंजंक्टिवाइटिस किससे संबंधित है इन चारों ऑप्शन में से? तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C यहाँ पे रहेगा। कंजंक्टिवाइटिस जो है आइज़ आँखों से संबंधित है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बढ़ जाते एक और इसी तरीके के सवाल की ओर। इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया थर्मामीटर टेम्परेचर, तो ग्लूकोमीटर का यहाँ पे क्या रहेगा? तो जल्दी से बता दें थर्मामीटर का संबंध टेम्परेचर से है, तो ग्लूकोमीटर का संबंध किससे रहेगा? तो देखिए ऑप्शंस दे दिए गए हैं, बॉडी शुगर, बॉडी रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें।
तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ब्लड शुगर है। ग्लूकोमीटर जो है ब्लड शुगर के लेवल को ये मेज़र करता है, और उसी प्रकार से थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को नापता है, तो ग्लूकोमीटर जो है ये ब्लड शुगर को ये कैलकुलेट करता है, मेज़र करता है। तो आसान सा ये सवाल था। इसके बाद दोस्तों देखिए एक तरीके का आप लोगों को यहाँ पे एनालॉजी का सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो 6 का रिलेशन अगर 36 से है तो 9 का रिलेशन किससे होगा? क्या 81 से होगा, क्या 98 से होगा, क्या 42 से होगा, क्या 56 से होगा? तो दोस्तों जल्दी से बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में कि 9 का रिलेशन किससे रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए 6 का रिलेशन 36 से किस तरीके से है। तो दोस्तों देखिए 6 अगर 6 कर देंगे तो ये 36 होगा। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, 6 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 9 का मल्टीप्लाई अगर 9 से करेंगे तो ये दोस्तों क्या होगा, 81। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 9 का स्क्वायर। तो दोस्तों 9 का स्क्वायर 81 रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 81 यहाँ पे इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। तो देखिए कितना आसान सा ये सवाल था, और इजीली तरीके से हमने इसका यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे फाइंड कर लिया और आंसर यहाँ पे आ गया। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस की आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करें। एक और दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सीरीज़ आप लोगों को दे दी गई है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दिया है 2, फिर इसके बाद आपको दिया है 7, इसके बाद आपको दिया है 14, इसके बाद दिया है 23, और इसके बाद दिया है आपको 34। आप लोगों को इसके बाद का आप लोगों को ये बताना होगा यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैसे इसका आंसर निकालना है, तो आप लोग सबसे पहले माइनस कर लें सेकंड वाली टर्म को पहले वाली टर्म से। तो देखिए 7 में से अगर 2 जाएंगे तो दोस्तों देखिए क्या बचेगा, 5। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए 14 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7। और दोस्तों ऐसे ही आप लोग देखिए 23 में से 14 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 9। और दोस्तों इसी प्रकार से 34 को अगर माइनस करेंगे 23 मीन्स आप लोग घटा देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 11। तो दोस्तों अगली टर्म कैसे हम लोग इसको यहाँ पे निकालेंगे, तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है। इन दोनों को आप लोग जो है प्लस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होगा, दोस्तों इन दोनों को आप लोगों को प्लस नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे सीरीज़ मालूम चल गई। यहाँ पे देखिए 5 से 7 मीन्स 2 का फ़र्क आ रहा है, 7 से 9 में भी 2 का फ़र्क आ रहा है, 9 से 11 में भी 2 का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 का फ़र्क आगे वाला क्या होगा, तो 11 12 13, तो 13 आएगा, और 13 का प्लस आप लोगों को इससे करना है। तो 4 + 3 यहाँ पे 7, और 3 + 1 यहाँ पे 4, तो 47 इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान था, हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस निकाला। यहाँ पे देखिए 5 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे देखिए 7 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा था, फिर इसके बाद 11 का डिफरेंस आ रहा था, और 11 के बाद क्या आएगा, फिर 13 ही आएगा क्योंकि 2 का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा था, और यहाँ पे इसमें इसको ऐड कर दिया तो सीधे से हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 47, इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। तो ईजिली तरीके से आपका आंसर इसमें यहाँ पे आ गया। ऐसे एक और सवाल इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, और ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कोशिश करें इसका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इस जगह पे क्या भरा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम इसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। देखिए 1 3 7 13 21, और आगे की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे बतानी है। तो वही पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना है। हम लोग यहाँ पे सेकंड वाली टर्म को पहली वाली से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस करने पे 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 आएगा, 7 में से 3 अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 आएगा, 13 में से 7 यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 21 में से 13 यहाँ पे माइनस होंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 8 आएगा। तो आगे का कैसे निकालेंगे, हम लोगों को दोस्तों देखिए मालूम चल गया कि 2 का फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए 2 का फ़र्क यहाँ पे है, 2 का फ़र्क यहाँ पे भी है, तो 2 का फ़र्क यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आगे वैल्यू बढ़ती जा रही। तो 2 का फ़र्क यहाँ पे आएगा और आगे वैल्यू बढ़ेगी, तो 8 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 को हम लोग इससे यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो आंसर हमारा देखिए क्या आएगा, 1 + 0 तो 1, और 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 21 और
10 यहाँ पे जोड़ के 31 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही विकल्प ये रहने वाला है। तो बहुत ही आसान था, आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक मिल गया। सेकंड वाली टर्म को पहले वाली से माइनस करते जाएं और एक कांस्टेंट आप लोगों को सीरीज़ मिलेगी और उसी को फिर बाद में आपको ऐड कर देना है और फिर आपका आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसमें आप लोगों से दोस्तों देखिए पूछ लिया गया कि नोएडा को इस तरीके से लिखा गया तो दिल्ली को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो नोएडा को किस तरीके से लिखा गया हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं NOIDA और इसको किस तरीके से लिखा गया है OPJEB। हमें किसका निकालना है, दिल्ली का, DELHI। इसका कैसे निकालेंगे, इसका लॉजिक यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए एन के बाद यहाँ पे ओ आ रहा है तो कोई भी यहाँ पे देखिए माइनस नहीं करना है, सीधे से देखिए आगे बढ़ रहा है। ओ से यहाँ पे पी आ रहा है, आई से फिर जे आ रहा है, डी से ई आ रहा है और ए से बी आ रहा है। तो कहीं पे भी देखिए गैप नहीं छोड़ रहा है, सीधे आगे का लेटर हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी लग जाएगा। तो देखिए ABCD फिर डी के बाद ई आता है तो यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद क्या होगा ई का, तो ABCDEF तो ई के बाद एफ आएगा। फिर दोस्तों देखिए एल तो ABCDEF GHIJKL, एल के बाद आएगा हमारा एम। इसके बाद दोस्तों एच तो ABCDEFGH, एच के बाद आता है आई और इसके बाद दोस्तों आई के बाद क्या आता है जे। तो हमें आंसर यहाँ पे दोस्तों मिल गया EFMIJ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प है EFMIJ और यही इसका कोड यहाँ पे रहने वाला है। हम लोगों ने इसका लॉजिक यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत ही आसान था, कोई भी इसमें आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ABCD आप लोगों को Z तक आना चाहिए। तो A to Z आप लोग ABCD एक बार सीख लेंगे अच्छे से तो ये सवाल इस तरीके के आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है और एक तरीके से आपको यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को 4 फिल इन द ब्लैंक्स बताने कौन से मेथड से मीन्स कौन से ऑप्शन से इसको यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूँ। लिखा है BCA, इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद लिखा है B, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद AA और फिर आपको लिखा है BC, फिर इसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद ए लिखा है, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद CAA आप लोगों को लिखा है। तो कैसे आप लोग दोस्तों इसका आंसर निकालेंगे, चारों फिलअप्स में क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको देखिए बता देता हूँ कैसे इसका लॉजिक आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है AA और यहाँ पे भी लिखा है AA, लेकिन हमें यहाँ पे मालूम है कि AA के पहले यहाँ पे क्या है C। तो यहाँ पे AA के पहले क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे C फिल कर दिया। तो हमें इसका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मिल गया, यहाँ पे दोस्तों C आएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि C के पहले हमेशा क्या आ रहा है, B आ रहा है। C के पहले हमेशा क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो यहाँ पे जो आखिरी वाला जो C है तो यहाँ पे C के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस तरफ वाले का फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल गया, तो यहाँ पे B हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब दोस्तों 2 यहाँ पे और बचते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे BC यहाँ पे लिखा है, तो BC के पहले हमेशा क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ पे भी BC लिखा है, तो BC के पहले हमेशा यहाँ पे A यहाँ पे फिल हम लोग कर देंगे, तो इसका भी मिल गया। अब दोस्तों बचता है आखिरी का। अब दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पे बताना है AB। तो यहाँ पे देखिए AB के पहले हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए AB के पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए जो AB है ये वाला AB, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा A आ जाएगा। तो हमें मिल गया है ACAB। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। ACAB इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो बहुत ही आसान था, आप लोगों को ईजिली सिंपल तरीके से यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे इसमें फाइंड आउट करना था। कोई भी इसमें ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगा, बड़े आराम से ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और अगला सवाल है। इसमें आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस।
तो एक तरीके का 6 अलग अलग आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सीक्वेंस बताना है। तो देखिए सिलेक्शन दिया है, प्रोविज़न दिया है, इंटरव्यू दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है, एडवर्टीज़मेंट दिया है और एप्लीकेशन आप लोगों को दिया है। तो देखिए आप लोगों को बताना है ये सारी स्टेज कब अपनाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट, तो भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, तो सबसे पहले 5 यहाँ पे आ गया। और भर्ती के विज्ञापन के बाद दोस्तों फिर क्या आता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिर यहाँ पे देखिए 6, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया। फिर दोस्तों देखिए इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एग्ज़ाम होता है, मीन्स इंटरव्यू आपका होता है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर इसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या, इंटरव्यू के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे हो गया। फिर दोस्तों इंटरव्यू के बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट के बाद आप लोग प्रोविज़न पीरियड में यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 5 6 3 1 4 2, तो ये एक तरीके का क्या है, सीक्वेंस बन गया। तो यही हमसे यहाँ पे पूछा गया था, मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो 5 6 3 1 4 2, तो ये आप लोगों को याद रखना है कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए 5 6 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प ये रहने वाला है और बड़े आराम से इसका यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है, ऐसे ही दोस्तों देखिए मीनिंगफुल सीक्वेंस आपको बताना है, बिल, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, डायग्नोसिस, पेशेंट। तो दोस्तों ये आप लोग बड़े आराम से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए पेशेंट होता है, तो देखिए सबसे पहले पेशेंट यहाँ पे आएगा। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पेशेंट क्या है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो 3rd नंबर पे डॉक्टर है, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर डॉक्टर के बाद उसको क्या होता है, डॉक्टर क्या लिखता है, डायग्नोसिस, किसी न किसी तरीके की जांच लिखता है, तो यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे डायग्नोसिस आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए क्या होता है, जांच आने के बाद ट्रीटमेंट देता है, तो ट्रीटमेंट इसको यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे 2nd नंबर पे आ जाएगा। और फिर जो है बिल यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ पे देखिए 4 5 3 4 2 1, तो दोस्तों इसका यहाँ पे आ गया है सीक्वेंस और आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। 5 3 4 2 1, देखिए 5 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि बिल आगे पीछे होगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को मालूम है कि पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हॉस्पिटल में फिर आपके सारे बिल्स प्रिपेयर होते हैं, तो सबसे आखिर में बिल यहाँ पे आएगा। तो वही मैंने आप लोगों को इसी लॉजिक के हिसाब से आपको बताया और इस चीज़ का आप लोग जो है याद रखें। इसके बाद दोस्तों एक अंतिम सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे कि देखिए इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया है BKK DMM FOO, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, JSS। तो कैसे होगा, देखिए B के बाद यहाँ पे D आ रहा है, तो C यहाँ पे छूट रहा है, BCD। फिर दोस्तों आखिर का देखिए D से क्या आ रहा है, F, तो D के बाद E छूट रहा है, F आ रहा है, तो F के बाद क्या होगा, तो F G यहाँ पे छूटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, H आ जाएगा। पहला हमें मिल गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे सेकंड वाला KM, तो L छूट रहा है। और फिर दोस्तों देखिए M के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, O, तो N छूट रहा है। और फिर O के बाद क्या आएगा, P छूटेगा, Q आएगा, तो यहाँ पे H के बाद यहाँ पे Q हो जाएगा। इसके बाद देखिए K, फिर यहाँ पे आ रहा है M और O, तो सेम टू सेम वही फॉलो होगा जो इससे पहले किया हमने, तो HQQ इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है, तो HQQ इसका यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर रहेगा। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। ये पार्ट नंबर 9 था, इससे पहले 8 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सभी पार्ट्स की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। 3 अगस्त MP स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में अगर आप लोग शामिल हो रहे हैं तो सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच करके जरूर जाना। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स को MP स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर्स के पेपर यदि आप लोगों को चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 11 क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है और 11 क्वेश्चन पेपर की मेरे पास PDF फाइल है। और इस PDF फाइल यदि आप लोगों को चाहिए 150 रुपीज़ इसका अमाउंट यहाँ पर रहेगा। 150 रुपये का पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको PDF फाइल मिल जाएगी। चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415554659। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे का पार्ट आपको चाहिए है या फिर नहीं चाहिए, और ये पार्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा और या फिर बुरा लगा,
आप लोग अपना जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे कोई भी जानकारी अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।